नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं भूगोल में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अधिकतर हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं में। ये खड़ी होती हैं, आड़ी होती हैं, या फिर 0 डिग्री देशांतर क्या है, या फिर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, कौन सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र निर्धारित करती है, कौन सी चीज कैसे क्या क्या किया जाता है। अगर आप बिल्कुल शांति से एक एक चीज को समझोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इतना मैं आपसे वादा करता हूं। अपन एक्सपेरिमेंट कर करके देखेंगे सारी चीजों को। तो सबसे पहले हम अगर पृथ्वी को समझेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, तो हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझना 1,01% जरूरी है। तो सरी अक्षांश, मान लो ये है पृथ्वी, थोड़ा क्या ग्लोब नहीं है, घर पर हूं मैं इसलिए आपको पता ही है। मान लो ये है पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? गोल है, ऊपर से थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। अब मुझे बताओ, इस गोल पृथ्वी पर मुझे यहां से कहीं भी जाना है, किसी भी स्थान पर, और आपको एक खाली रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए और आपसे बोल दें पूरब में चले जाओ, पश्चिम में चले जाओ, तो आपको पता लगेगा आप कहाँ जा रहे हो? या कोई भी चीज, कोई भी कार्य करना है, संपर्क साधना है तो साध पाओगे? तो पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का पता ही नहीं लगता था बिना अक्षांश और देशांतर रेखाओं के। तो दोस्तों, इस पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखाओं के द्वारा क्या किया गया है? काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोला जाता है। तो अपन शुरुआत करते हैं अक्षांश रेखाओं से, फिर बात करेंगे देशांतर रेखाओं पर। तो सबसे पहले हम बात कौन सी रेखाओं की करेंगे? अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, फिर अपन पूरे एक एक चीज पर जाएंगे और एक एक लाइन को समझेंगे। अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अक्षांश रेखाएं क्या है? पृथ्वी पर खींची गई, ध्यान से सुनना, पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखाएं, लेटी हुई, इन्हें क्या बोला जाता है? ध्यान से सुनना, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा, मतलब पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ध्यान से सुनना, ये है मान लो पृथ्वी, बीच में एक रेखा, आपको पता ही है, बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसका नाम क्या होता है? भूमध्य रेखा। फिर एक और रेखा खींची गई है, फिर एक और रेखा खींची गई है। ऐसी ये रेखाएं क्या हो रही हैं? एक 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 करके रेखाएं खींची जा रही हैं। ये रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो सर, ये अक्षांश रेखाएं डिसाइड कैसे होती हैं, कितनी होती हैं, ये बताइए। तो आप ध्यान से सुनना, एक एक चीज देखते हैं कि भाई अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक? अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की परिभाषा देखेंगे। मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, और बीच में क्या है? केंद्र है पृथ्वी का, और केंद्र से होते हुए एक रेखा गुजारी अपन ने, केंद्र से बिल्कुल बीच से गुजारी गई रेखा क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ध्यान से सुनना, पृथ्वी के केंद्र से बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, मतलब भूमि को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसी को बोलते हैं इक्वेटर। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो ध्यान से सुनना, पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य अक्षांश रेखा। अब ये अक्षांश रेखा एक है कि और ज्यादा है? तो अब ध्यान से सुनना, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। सर, ये क्या बोल दिया? अब ध्यान से सुनना, मान लो ये ऊपर हमें और रेखाएं खींचनी हैं, तो हम कहां तक खींच सकते हैं? यहां तक खींच सकते हैं। 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, मान लो यहाँ 1 डिग्री का कोण है तो यहाँ 1 डिग्री, यहाँ पर फिर 1 डिग्री का कोण है तो 1 डिग्री, ऐसे करते करते क्या होती जाएंगी? ये
बढ़ती जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसी सीधी रेखाएं इस पर खींचते चले जाएंगे। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, अक्षांश क्या है, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान का कोणीय दूरी क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। और अब इसी को अपन रेखाओं में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब एक एक डिग्री कोणीय दूरी, बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है, एक एक चीज समझना, सारा क्लियर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये का क्या है, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है, सीधी बात है। अब पूरी की पूरी पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई पृथ्वी के केंद्र में एक रेखा है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर कितनी जा सकती हैं, 1 2 3 4 ऐसे 90 डिग्री तक का कोण बन सकता है। तो ऐसे अगर रेखाएं अपन देखें तो कितनी खिंच सकती हैं इस पर, 90। तो यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश रेखा, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी बिंदु है, तो नीचे भी खींचेंगी। तो ध्यान से सुनना, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी भागों में विभाजित करती हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और भूमध्य रेखा के नीचे खींची गई रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसी से पता चलेगा कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में है। पृथ्वी के बारे में बाद में जानेंगे, भारत के बारे में अभी हम नॉर्मली अक्षांश रेखाओं के बारे में जान रहे हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर समांतर खींची गई रेखाएं या भूमध्य रेखा के नीचे समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो अब देखते हैं पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्या सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मान लो ये पृथ्वी है, मान लो ये क्या है, पृथ्वी है। तो इस पर ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ध्यान से सुनना, ये आड़े में रेखाएं खींची गई हैं, तो ये क्या रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं। अब ध्यान से देखना, ये जो बीच वाली अक्षांश रेखा है इसकी लंबाई तो ज्यादा होगी, और अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये है अपनी पृथ्वी, तो अगर मैं इस पे ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसे बीच में अगर रेखा खींचूं ऐसे, तो ये सबसे बड़ी रेखा होगी। फिर अगर मैं ऊपर एक और रेखा खींचूं, ये उससे छोटी होगी। फिर मैं अगर एक और रेखा खींचूं, ये उससे छोटी होगी। फिर मैं अगर एक और रेखा खींचूं, ये उससे छोटी होगी। मतलब ऊपर जाकर ये एक बिंदु के रूप में हो जाएगी या नीचे जाकर एक बिंदु के रूप में हो जाएगी। मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब फैक्ट की बात करते हैं, थोड़े फैक्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाओं को हमने समझ लिया कि भाई पृथ्वी के केंद्र से खींची गई किसी भी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, और भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब कुछ तथ्य देखते हैं भाई, फिर बात करेंगे अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई हैं, इनसे क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या होगा। ध्यान से सुनना, थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं पहले हम। ये मान लो ये क्या है, पृथ्वी है, और बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है हमने, 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी रेखा होती है, ध्यान से सुनना, और एकमात्र ऐसी रेखा होती है, ये वृत्त बनाती है पूरा, इसको महान वृत्त बोला जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। एकमात्र ऐसी रेखा जो बराबर भागों में बांटेगी। अगर मैं इसके ऊपर एक रेखा खींच दूं तो ये बराबर भागों में नहीं बांटेगी, इतना और ये इतना बराबर नहीं हो रहा। तो एकमात्र ऐसी रेखा है, ध्यान से सुनना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसे महान वृत्त बोला जाता है, महान वृत्त। और ध्यान से सुनना, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी लंबाई लगभग 4096 का, सैकड़ा, हजार, 10,000 ज्यादा होता है, 40,096, ठीक है, 40,096 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ध्यान से सुनना, 40,096 मतलब बहुत ही ज्यादा लंबी है। उसके बाद लंबाई धीरे धीरे घटती जाती है और ऊपर एक बिंदु के रूप में आ जाती है। तो भाई अक्षांश रेखाओं के बारे में ध्यान से सुनना, 2 लाइन और बोल रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा अक्षांश रेखाओं के बारे में। अगर अक्षांश की बात करें
अक्षांश की बात करें तो कितने अक्षांश हैं? 0 और 90 ऊपर 90 नीचे, तो 9 दूनी 18 180, मतलब अक्षांश कितने हैं? 181 हैं। अगर अक्षांश बिंदु की बात करें तो एक बिंदु के रूप में बन जाती है रेखा उत्तरी ध्रुव, एक कहलाती है दक्षिणी ध्रुव और एक कहलाती है उत्तरी ध्रुव। ध्यान से सुनना। तो अक्षांश बिंदु कितने हैं? अक्षांश बिंदु 2 हैं। अब रेखाओं के क्वेश्चन आएंगे कि भाई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो ध्यान से सुनना। 2 बिंदु में हो गए और 181 में से 2 माइनस करेंगे तो अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179 179 अक्षांश रेखाएं हैं, 2 बिंदु हैं, और अक्षांश बोले तो कोणीय दूरी कितनी आ जाएगी अपनी? 181। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनना। अब हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं को किन किन भागों में बांटा गया है, ये क्यों बांटा गया है। सबसे पहले तो ध्यान से सुनना। अगर मान लो मुझे हवाई जहाज से इंडिया से अमेरिका जाना है, अगर पहले रेखाएं नहीं थी तो पता ही नहीं लगता था कि भैया कहाँ कहाँ जाना है। अब काल्पनिक रेखाएं खींच दी कि भाई 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में लगभग 111.13 किलोमीटर का अंतर है। लिख देता हूं, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी रहती है, तो 111.13 किलोमीटर। ये हमेशा समांतर है। देखो कभी भी हम लाइनें खींचते जाएंगे तो ये समांतर आती जाएंगी लोग, मतलब आप लाइन खींचते जाओ ये एक दूसरे के समांतर आएंगी, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 111.13 किलोमीटर। तो अगर मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है तो मुझे पता होगा कि भैया अमेरिका इतने किलोमीटर दूर है, तो मैं पहुंच जाऊंगा अक्षांश रेखाओं की मदद से। देशांतर ही पढ़ेंगे। मुझे मिसाइल लॉन्च करनी है, अब ये अपन ने हवाई जहाज को मिसाइल बना दिया। अब अगर मुझे क्या करना है, मिसाइल लॉन्च करनी है, मिसाइल दागनी है, तो अब मैं क्या करूंगा, अक्षांश रेखाओं की मदद से फिट कर दूंगा कि मुझे कहाँ कहाँ छोड़नी है। तो मान लो ये है, ये पृथ्वी है और मुझे करना है कि यहाँ से वो नॉर्थ कोरिया को उड़ाना है, उत्तरी कोरिया को उड़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेट कर दूंगा और मेरी जाएगी उतनी दूरी पे, फटा निपटा देगी उत्तर कोरिया को। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं। अब पेपर में और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर अपन और अक्षांश रेखाओं की डिटेल में जानेंगे। अब पेपर में क्वेश्चन बनता है कि भाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा तो ठीक है, इसके ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ध्यान से सुनना। इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और इसके नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं हम? मकर रेखा। और सर ये 23.5 डिग्री क्यों लिया है? हम तो 50 लेंगे, हम तो 75 लेंगे, हम तो कम लेंगे, ज्यादा लेंगे, हमारी इच्छा। ये 23.5 ही क्यों लिया गया है? तो मैं बता दूं, ये 23.5 इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। मतलब ये अंतिम बिंदु है जहां पर उत्तरी ध्रुव में सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी। और 23.5 दक्षिणी अक्षांश इसीलिए लिया है कि दक्षिण में अंतिम बिंदु 23.5 डिग्री है, यहाँ पर अंतिम रूप से सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा। समझ में आया क्यों 23.5 लिया गया है? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा। ऊपर उत्तरी अक्षांश 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ध्यान से सुनना। अब आते हैं थोड़ा सा हम ऊपर। पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कम लोगों को पता रहता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है? और 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5, हमने 23.5 तो देख लिया। अब 66.5 डिग्री, ध्यान से सुनना, ऊपर है आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर, और नीचे है
अंटार्कटिक महासागर, बीच में अटलांटिक है। बाद में अपन देखेंगे कि भैया अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कौन सा है, अटलांटिक। लेकिन अभी दो चीज ध्यान से सुनना, आर्कटिक और अंटार्कटिक। आर्कटिक हल्का सा लग रहा है, आर्कटिक, अंटार्कटिक भारी लग रहा है, तो भारी चीज नीचे होगी, बस ध्यान से सुनना। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, यहां पर अपन उत्तरी लिख दें, उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। दो इंपोर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त 66.5 दक्षिणी, दक्षिणी क्योंकि दक्षिण में है। अब ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा तो एक बिंदु के रूप में, तो क्वेश्चन आएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक बिंदु के रूप में होता है जिसे उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, नॉर्थ पोल बोलेंगे। जबकि 90 डिग्री, समझ में तो आ रहा है ना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। अगर आप समझना चाहते हो तो एक एक चीज क्लियर होगी, अन्यथा आपकी इच्छा है पढ़ते रहिए। 90 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर इसका आएगा तो ध्यान से सुनना, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि भैया 0 डिग्री भूमध्य रेखा क्या कहलाती है, दो बराबर भागों में बांटती है, महान वृत्त कहलाती है, सबसे ज्यादा दूरी होती है इसी की, बाकी फिर दूरियां घटती जाती हैं। ये हमेशा अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, एक दूसरे से समांतर होती हैं, और ये कैसी होती हैं, पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान का पता बताने में उपयोग की जाती हैं। अब अक्षांश रेखाओं को नॉर्मली एक चिन्ह से दर्शाते हैं जिसको बोलते हैं फाई। फाई का चिन्ह आप जानते हो, ऐसे फाई। तो अक्षांश रेखाओं को जिस चिन्ह से दर्शाते हैं उसको बोलते हैं फाई का चिन्ह बोला जाता है। कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपोर्टेंट चीज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सबसे इंपोर्टेंट चीज कि भैया अक्षांश रेखाएं मान लो दूरी बताती है, देशांतर रेखाएं भी दूरी बताती है, कोई विशेष काम बताइए सर। तो मैं अब आपको विशेष काम बता रहा हूं। पूरी की पूरी पृथ्वी पर, ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी पृथ्वी पर ऊष्मा के क्षेत्र का विस्तार, सूरज की गर्मी का विस्तार कौन बताता है, अक्षांश रेखाएं बताती हैं। कैसे, सिद्ध करिए सर। तो मैं सिद्ध कर रहा हूं, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। चलते हैं, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब अपन आगे चलते हैं। अभी तक अपन ने जो जो देखा है मैं एंड में एक बार रिवाइज करवाऊंगा। अब हम देखेंगे कि ऊष्मा का प्रसार, ऊष्मीय क्षेत्र का प्रसार किस प्रकार से अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। अक्षांश रेखाएं चल रहा है, ऊष्मीय क्षेत्र का प्रसार, ऊष्मा क्षेत्र का निर्धारण, ऊष्मीय क्षेत्र का निर्धारण कैसे होता है, ध्यान से सुनना, अक्षांश रेखाओं के द्वारा। ये है हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माता, बहुत प्यारी है। अब ध्यान से सुनना, बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। अब हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा के क्षेत्र का निर्धारण कैसे होता है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय है, कौन सा शीतोष्ण है, कौन सा शीत क्षेत्र है। तो ध्यान से सुनना, 23.5 डिग्री तो अपन ने वो देख लिया। अब छोड़ो, अब अपन सीधा सीधा देखते हैं। दो रेखाएं खींची अपन ने, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब आपको पता है कि सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री के क्षेत्र में, ऊपर 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री वाले क्षेत्र में क्या रहेगी, सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी, सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ये 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी के बीच वाला क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र,
उष्ण। आगे के सारे चैप्टर इसी पर हैं। बरसात करवा लो तुम, पृथ्वी के गतियां करवा लो कि कैसे दिन रात होती हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होती है, एक एक चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना। उष्ण, लॉकडाउन का फायदा उठा लें। उष्ण कटिबंधीय, ये कैसा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अभी अपन देखेंगे कि इनके नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं। ध्यान सुनना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इतनी में तो सूरज आ रहा है, लेकिन जो ऊपर है 60 डिग्री 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां पर सूरज की किरणें ना ज्यादा पड़ेंगी ना कम पड़ेंगी। यहां पर ना सूरज की किरणें ज्यादा पड़ेंगी ना सूरज की किरणें कम पड़ेंगी। तो ये कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र जाएगा। शीत प्लस उष्ण दोनों है, तो शीतोष्ण। अभी पेपर के क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आते हैं आपका, चाहे पीएससी हो, व्यापम हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहां से अक्षांश के मिल जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, शीतोष्ण क्षेत्र। और ये वाला भी कौन सा जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र। मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में उत्तरी और दक्षिणी में क्या कौन सा क्षेत्र कहलाता है? शीतोष्ण। ना ज्यादा शीत ना ज्यादा उष्ण, तो आप दोनों शीतोष्ण कहलाएंगे। उसके ऊपर ध्यान से सुनना, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? ठंड पड़ेगी, ठंडा क्षेत्र होगा, तो शीत क्षेत्र होता है। ये कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? शीत क्षेत्र कहलाता है ये, शीत क्षेत्र। तो 60 डिग्री के ऊपर कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? शीत क्षेत्र कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों की उपस्थिति के कारण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों की उपस्थिति के कारण यहां से आर्द्रता उठती रहती है, ह्यूमिडिटी आती रहती है, पसीना आएगा, लोगों में आलस आएगा, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। इसीलिए इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीब देश देखने को मिलते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे देशों के बारे में, जलवायु के बारे में, तब एक एक चीज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये जो बांटे गए हैं क्षेत्र, इनसे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या रहेंगी? गरीबी वाली आबादी रहेगी, आलस वाली आबादी रहेगी। ऊपर वाले क्षेत्रों में थोड़ा ठंडा माहौल रहेगा, रिफ्रेशमेंट रहेगा, लोग घूमने जाएंगे, पर्यटन होगा, मजा आएगा लोगों को। तो ध्यान से सुनना, यहाँ शीतोष्ण में थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और शीत वाले क्षेत्रों में ज्यादा ठंड पड़ेगी। तो समझ में आया आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में? ऊष्मा के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, कैसे उष्ण कटिबंधीय होते हैं, कैसे शीतोष्ण होते हैं, कैसे शीत क्षेत्र होते हैं। अक्षांश रेखा के द्वारा कैसे हम मिसाइल दाग सकते हैं। तो मान लो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे इस नींबू को काटना है। ये जो नींबू दिख रहा है आपको, उम्मीद है दिख रहा होगा, ये जो नींबू है, अगर मुझे इस नींबू को काटना है तो बताओ मैं इसको खड़े में काटूंगा कि आड़े में? तो अगर मैं इसको आड़े में, नींबू को हम ऐसे काटते हैं, तो जब हम नींबू को आड़े में काटेंगे, ध्यान से सुनना, तो इसको हम अक्षांश रेखाओं के रूप में काटते हैं। ये देखो मैंने नींबू काट दिया, मतलब मैंने क्या किया, इस पृथ्वी पर बीचों बीच से एक रेखा गुजार दी, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। मतलब मैंने इसको बीच से दो भागों में काट दिया। तो ये क्या आ गया? ये देखो अक्षांश रेखाओं के रूप में काटा गया। मतलब पृथ्वी पर आड़ी खिंची रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखा सबसे बड़ी कौन सी होती है? विषुवत रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा। ऊपर जाएंगे तो लंबाई घटेगी, दूरी समांतर ही रहेगी, लंबाई घटेगी। इनके बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखाओं के बारे में उम्मीद है आपको सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। इसके बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम देशांतर को देखेंगे, क्योंकि लंबी हो जाएगी ये वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना मैं आगे बनाऊं या ना बनाऊं। जय हिंद, वंदे मातरम।